कानिटकर जी नहीं आए। वो ओके, वो सबसे बैठे पहले हुए आके बैठा हूँ, बैठे हुए हैं। समय से आके बैठा हूँ 5:55 से। भाई साहब प्रणाम। ओह सो नाइस। हाँ, जी जी, भाई साहब सबसे पहले आके नमस्कार बैठ गए सर थे, जी। हम लोगों को देर हो रही थी। जी भाई साहब प्रणाम। आलोक जी नमस्कार। प्रणाम प्रणाम मुकुल जी प्रणाम। कोठारी साहब प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम भाई साहब प्रणाम, ने तो सबसे सभी पहले प्रणाम। आके शुरू करा दिया था, हम लोग ही लेट हो गए, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। धीरज जी शुरू करें। या प्लीज, वी हैव क्रॉस 7 minutes। धीरज जी सादर प्रणाम। प्रेरणा मीडिया के तत्वावधान में केशव संवाद द्वारा आयोजित आज की इस वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं डॉक्टर हरेंद्र सिंह विगत लगभग 25 वर्षों से अध्यापन के क्षेत्र में हूं। शिक्षा शास्त्र का प्रोफेसर हूं और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध एक महाविद्यालय में प्राचार्य और निदेशक का दायित्व निर्वहन करते हुए शैक्षिक प्रशासन, प्रबंधन एवं शोध कार्यों में रत। मित्रों, शिक्षा का एक सामान्य सूत्र है, जैसी शिक्षा वैसा देश। अतः इस देश की शिक्षा को श्रेष्ठ बनाने के लिए आजादी के बाद से ही समय समय पर शिक्षा नीतियां बनी, लेकिन जो बात शिक्षा नीति में आनी चाहिए थी वो नहीं आई। अनेक शिक्षा आयोग भी गठित हुए, किंतु अभी तक भारतीय शिक्षा अपनी जड़ों से जुड़ नहीं पाई और जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है वो ठीक से विकसित नहीं हो पाई। इस बार देश के नेतृत्व ने अपनी प्रबल इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। शिक्षा को अपनी जड़ों से जोड़ने की पहल की है। पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के भारत का ज्ञान नामक शीर्षक के अंतर्गत यह लिखा गया है कि प्राचीन भारत का ज्ञान और उसका योगदान शिक्षा में शामिल होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण आदि तत्वों को सभी स्कूल के पाठ्यक्रमों में जहां भी प्रासंगिक होंगे वहां वैज्ञानिक तरीके से और सटीक रूप से शामिल किया जाएगा। और शिक्षा नीति यह भी कहती है कि हमारी शिक्षा भारतीय जड़ों और गौरव से बंधी रहनी चाहिए। भारत की समृद्ध और विविध प्राचीन और आधुनिक संस्कृति और ज्ञान प्रणालियों और परंपराओं को शामिल करना और प्रेरणा पाना इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसी पर आज हम अपना ज्ञानवर्धन करेंगे और इस परिसंवाद को आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति। इस परिसंवाद को विधिवत आरंभ करने से पूर्व मैं आप सभी सुधी दर्शकों एवं श्रोताओं को मंच का अपने अतिथि विद्वानों का संक्षिप्त परिचय देना अपना कर्तव्य समझता हूं। इस आभासी मंच पर आज के हमारे इस परिसंवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं बहुत ही अनुभवी शिक्षाविद और वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय सूरत के पूर्व कुलपति परम आदरणीय प्रोफेसर आर.जी. कोठारी जी। महोदय, आपने आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार करके हमें अनुग्रहित किया है, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में जिनका पाथेय हमें प्राप्त होने वाला है वो बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व तथा सारगर्भित ओजस्वी वाणी के धनी और देश सेवा में रत हम सबके चिर परिचित भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय श्री मुकुल कानिटकर जी भाई साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और विशिष्ट वक्ता के रूप में जिनका उद्बोधन अभी हमें प्राप्त होने वाला है वे बहुत ही सरल और सहज हैं, कर्मठ हैं और उच्च कोटि के प्रशासकीय गुणों से परिपूर्ण विद्वान और ऊर्जावान मेरे परम मित्र प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल जी वर्तमान में गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कुलपति हैं। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैंने प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल जी के साथ भारत सरकार के लीप कार्यक्रम के अंतर्गत यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड से वरिष्ठ अकादमिक नेतृत्व प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आप मूलतः वाणिज्य के विद्यार्थी रहे हैं तथा आपका उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 29 वर्षों का शिक्षण का सुदीर्घ अनुभव है तथा 17 से अधिक वर्षों का प्रशासनिक अनुभव भी है। आपने 26 पीएचडी, 54 एमफिल और 150 से अधिक एमबीए के शोधार्थियों के शोध कार्य संपन्न कराया है। आपके 51 शोध पत्र, 14 पुस्तकें और 14 प्रसिद्ध आलेख प्रकाशित। आप 7 अंतर्राष्ट्रीय व 2 राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं के संपादक हैं और अनेकों देशों की शैक्षिक परियोजनाओं से यात्राएं भी कर चुके हैं। 8 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी आपकी प्रतिभा को सराहा गया है। कुलपति होने के साथ साथ
आप विभिन्न विश्वविद्यालयों की कार्य परिषदों व कमेटियों के सदस्य के रूप में भी शैक्षिक जगत को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भाई साहब, आपका इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, प्राचीन काल की शिक्षा प्रणाली ज्ञान, परंपराएं और प्रथाएं मानवता को प्रोत्साहित करती थी। पुराण में ज्ञान को अप्रतिम माना गया है। भारत के तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, उज्जैनी, काशी और विश्व के प्रसिद्ध शिक्षा और शोध के प्रमुख केंद्र थे तथा वहां कई देशों के विद्यार्थी ज्ञान का अर्जन करने के लिए आते थे। वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रसिद्धि थी, जिसमें मैत्रेयी, ऋतंभा, गार्गी, लोपामुद्रा आदि के नाम प्रमुख थे। बोधायन, कात्यायन, आर्यभट्ट, चरक, कणाद, नागार्जुन, अगस्त्य, भर्तृहरि, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद जी जैसे अनेक महापुरुषों ने भारत भूमि पर जन्म लेकर अपनी मेघा से विश्व में भारतीय ज्ञान परंपरा के संवर्धन हेतु अतुल्य योगदान दिया है। भारतीय शिक्षा के इतिहास पर दृष्टिपात करने पर जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी जो प्राचीन काल में शिक्षा का मूल उद्देश्य था वो ज्ञान की प्राप्ति रहा है। इस उद्देश्य के अनुरूप ही शिक्षा का स्वरूप और लक्ष्य निर्धारित किए गए, विषय निर्धारित किए गए। आज हमें जरूरत है अध्यात्म को विज्ञान से, परमार्थ को व्यवहार से, परंपरा को आधुनिकता से जोड़ते हुए वैयक्तिक, सामाजिक और वैश्विक जीवन में समरसता के लिए एकता के सूत्र के खोजने की। हमारी शिक्षा नीति कहती है कि दुनिया के विभिन्न विकसित देशों के अनुभवों से यह तो स्पष्ट हो चुका है कि हमारी अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं में सुशिक्षित होने से हम हानि नहीं उठाएंगे, बल्कि शैक्षिक, सामाजिक और तकनीकी उन्नति के लिए लाभ ही मिला है और मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को परिभाषित करते हुए उसमें कहा गया है कि भारतीय ज्ञान में प्राचीन भारत से प्राप्त ज्ञान और आधुनिक भारत और उसकी सफलताओं और चुनौतियों में इसके योगदान के साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि के संबंध भारत की भविष्य की आकांक्षाओं का एक स्पष्ट भाव शामिल होगा। साथियों, वैसे तो हम सभी अपने मुख्य वक्ता माननीय श्री मुकुल कानिटकर जी भाई साहब को सुनने के लिए आतुर हैं, लेकिन उनके पाथेय से पूर्व मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे आज के विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल जी को, जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। आदरणीय प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल जी, आपका स्वागत। माइक ओवर टू आलोक कुमार चक्रवाल। धन्यवाद प्रोफेसर हरन जी। सर्वप्रथम तो परम आदरणीय मुकुल कानिटकर जी को मैं प्रणाम करता हूं इस मौके पर, और बड़ा अच्छा लग रहा है। पिछले वर्ष दिसंबर में बेंगलोर में आपसे मुलाकात हुई थी और आपका स्नेह और आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ था, और उसके बाद से आपको इस छाया माध्यम से पहली बार मिल रहा हूं, तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हमारे परम आदरणीय रमेश कोठारी जी हमारे बहुत ही पुराने बड़े भाई और मार्गदर्शक हैं, और एजुकेशन के फील्ड में जो आपका काम है, मुझे लगता है कि भारतवर्ष में इनके स्तर का काम बहुत दुर्लभ है। तो आप जैसे महान वक्ताओं के सामने बोलना मेरे लिए, खास करके मुकुल जी को तो इतनी बार हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो इनके कटार वक्तव्य होते हैं तो उनके सामने हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। मगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपने आप में एक ऐसी शिक्षा नीति आई है जिसके बारे में हर कोई समझना चाहता है, चर्चा करना चाहता है और इसको लागू करना चाहता है। इस विश्वविद्यालय के कुलगुरु के रूप में मेरी यह प्राथमिकता है कि इस शिक्षा नीति को मैं संपूर्ण रूप से प्राथमिक रूप में लागू करूं। अब भारतीयता की जो बात है, जैसे 1823 की घटना कहें, जब बाद में 1833 में वुड्स डिस्पैच आया और जिसमें भारतीय शिक्षा प्रणाली को आमूल रूप से बदलने की बात कही गई और भारतीय भाषाओं का जहां विलोप किया गया, और बाद में मैकॉले के दृष्टिकोण से भारत में एक नई शिक्षा नीति को अमल में लाया गया। और हुआ ये कि हमारे यहाँ व्हाइट कॉलर जॉब को पाने के लिए लोगों को ट्रेन किया जाने लगा। उनको ये लगता था कि भाई इंग्लैंड और ब्रिटेन से लोगों को लाना उनके लिए महंगा पड़ रहा है, तो उन्होंने यहीं पर लोगों को अंग्रेजी सिखाना शुरू किया। 1966-68 के बीच में कोठारी कमीशन आया, उसने कुछ फर्क लाया उसमें। उसके पहले राधाकृष्णन कमीशन ने भी कुछ काम किया था। 86 की भी शिक्षा नीति बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर पाई। हमारे भारतीय भाषाओं, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय जो मूलभूत बातें हैं उनका समावेश नहीं हो पाया था तब भी। ऐसे में
जो यह शिक्षा नीति आई, पहले 2019 में इसका ड्राफ्ट आया था, करीब 160-65 पेज का ये ड्राफ्ट आया था, पूरे साल भर इस पे चर्चा हुई और 29 जुलाई 2020 को इसे कैबिनेट ने मंजूरी दी, पॉलिसी के रूप में एक्सेप्ट किया गया। इस शिक्षा की जो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए कभी भी एलिजिबल हो सकता है, प्रवेश कर सकता है और कभी भी बीच में से इसको छोड़ के जा सकता है। जो मल्टीपल एग्जिट और एंट्री सिस्टम का इसमें एक लाया गया, पहले क्या होता था कि भाई एक बार विद्यार्थी ने अगर बीच में पढ़ाई छोड़ दी तो वो उसके लिए संभव नहीं होता था वापस आना। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का जो एक कॉन्सेप्ट लाया गया, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा नवाचार है इस नई शिक्षा नीति में। और ये भी बताया गया कि एक विद्यार्थी अगर चाहे तो एक से ज्यादा विश्वविद्यालयों से अपनी डिग्री प्राप्त कर सकता है। उसमें डिग्री अवार्डिंग तो एक ही इंस्टीट्यूट होगी, मगर वो कई जगह से पढ़ाई कर सकता है। कश्मीर में रहने वाला बच्चा अन्नामलाई से भी पढ़ सकता है, आसाम से भी पढ़ सकता है, पुणे से भी पढ़ सकता है, गुजरात से भी पढ़ सकता है, एक ही होगा। और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में उसके सारे क्रेडिट्स जमा होते रहेंगे और 5 से 7 साल तक में उसको अपने क्रेडिट्स को रिडीम कर लेना पड़ेगा। कंडीशन ये है कि 50 से 70% तक जो उसके क्रेडिट्स है किसी एक इंस्टीट्यूशन से लेने होंगे जो उसकी डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन होगी। और मजेदार बात ये भी कही गई कि विश्वविद्यालयों में 20% एक्स्ट्रा सीट भी दिया जाएगा ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो बहुत सारे विविध संस्थाओं से अपना डिग्री अर्जित कर रहे हैं। तो ये एक वास्तव में बहुत बड़ा, बहुत अच्छा उपक्रम है भारत सरकार का और ये एक पॉलिसी के रूप में, एक डॉक्यूमेंट के रूप में मार्च 2021 में ही यूजीसी ने इशू कर दिया था और अब तो काफी लोगों के पास सर्कुलेट हो गया। हम अपनी भारतीय भाषाओं में अब हम ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, पहले ऐसा नहीं था। अभी आप देखेंगे कि एआईसीटी ने 8 अलग अलग भाषाओं में इंजीनियरिंग के कोर्सेज को पढ़ाने की मंजूरी दी है। हो सकता है उससे ज्यादा भी भाषाएं हो, मेरे पास 8 की इंफॉर्मेशन है। तो पहले एक समस्या ये थी कि इंजीनियरिंग पढ़ने वाले बच्चे अगर अपनी भाषाओं में पढ़ना चाहते तो उनके लिए समस्या थी। बहुत सारे राज्यों ने अप्रोच किया एआईसीटी को और एआईसीटी ने कहा कि हम इनको इनकी भाषा में पढ़ने की अनुमति प्रदान करते हैं। वैदिक गणित जो आज तक लोगों ने कभी, मतलब कुछ समय से एक मैंने सुना है वेस्टमेंडिक करके एक इंस्टीट्यूशन और भी कई सारे इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं। एक आरएफ करके संस्था है जिसके बारे में मुझे लगता है कि मुकुल जी ज्यादा बताएंगे, जो इस आधुनिक हमारे भारतीय परिवेश में शिक्षा कैसे दी जाए वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। भीष्मंडिक अच्छा काम कर रही है। हमारे वैदिक गणित को इसमें प्राधान्य दिया जा रहा है। हमारे भारतीय दर्शन शास्त्र जो है, हमारे जो मूल्य हैं, अब हम कहते हैं कि नहीं, हमारे एक बड़ी समस्या ये है कि वो चीजें जिनका सर्टिफिकेशन अमेरिका से या यूरोप से या जापान से होकर के आता है, उन चीजों को बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस कोरोना काल में अमेज़न वालों ने $5 में दातन बेचा है और वो दातन हम बचपन में मुफ्त में डाल से तोड़कर किया करते थे, कभी 5 पैसे उसके लिए नहीं दिए। वही नीम का दातुन जो है $5 में हम अमेज़न से खरीद रहे थे। हमारे यहाँ ज्ञान पड़ी हुई है। अभी मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, आदिवासी क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ, पिछड़े बहुल इलाके में काम कर रहा हूँ, यहाँ पर जो आदिवासी हैं उनके पास ऐसी ऐसी औषधीय ज्ञान है कि वो कैंसर मिटा सकते हैं, कोरोना मिटा सकते हैं, एड्स मिटा सकते हैं और उनको ऐसे ऐसे जड़ी बूटियों का ज्ञान है और वो बताते नहीं है किसी को। वो जब बहुत उनका वृद्ध हो जाते हैं, अंतकाल आता है, तो अपने घर के किसी परिवार के सदस्य को बता करके जाते हैं। क्या हमारा ये दायित्व तो नहीं है कि हम ऐसे ज्ञान को अपने देश, अपने राष्ट्र के विकास के लिए यूज करें? अब बताइए, हमारे पास कोरोना का कोई दवा नहीं है, पता नहीं क्या रेमडेसिविर लगाया जा रहा है जो इन्फ्लुएंजा और पता नहीं किस किस बीमारियों में यूज होने वाली चीजें हैं, जो कुछ मेनिंजाइटिस के लिए यूज होने वाली दवाएं, उनको हम कोरोना में दे रहे हैं। हमारे यहाँ पर सारे आयुर्वेद में सारा सिद्धांत दिया हुआ है। चरक संहिता पढ़िए तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। और हम पढ़ते कहां से हैं? जो अमेरिका, टेक्सास, जॉर्जिया, पता नहीं कहां कहां से आता है। तो हमारी जरूरत ये है, इसमें ये जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें कहा गया कि अगर 1 साल मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, वो आयुर्वेद का अभ्यास पढ़ता है, तो 1 साल के बाद उसे आयुर्वेद में सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। वो जाकर के आयुर्वेद का प्रैक्टिस कर सकता है। 1 साल के बाद योगा ट्रेनर का प्रैक्टिस कर सकता है। हम कुम्हार हैं, हम सुथार हैं, हम लोहार हैं, हम कुछ भी हैं, हम जिस जाति के हमारी। अब बताइए, जावेद हबीबी के हेयर सैलून में जाकर लोग 3000 रुपए देकर के बाल कटवाते हैं।
अपने नाई के दुकान पे जाकर के 100 रुपए उसको नहीं देते हैं, क्या भैया वहां पार्लर में जा रहे हैं, यहाँ सैलून में, तो क्या डिफरेंस है। बात यह है कि हमें अपनी ज्ञान परंपरा को समझने की आवश्यकता है। एक जमाना था हमारे यहाँ पहले गांव में, जो बाल काटने वाले, सिलाई करने वाले, वो उनका हमारा पारिवारिक संबंध था। पूरे घर का एक साथ बाल काट के जाते थे, पूरे घर की एक साथ सिलाई करके जाते थे। कोठारी जी और मुकुल भाई साहब हमारे इस बात से सहमत होंगे कि ऐसा होता था। हम उनको सारे साल का अनाज देते थे, पैसा देते थे, वो हमारे घर के सदस्य हुआ करते थे। आज सब कुछ चरमरा गई है, अब हम विदेशी व्यवस्था में जाने लगे हैं। नए शिक्षा नीति में जो इन बातों पर जोर दिया गया है, बहुत ज्यादा दिया गया है कि 1 साल पढ़िए, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, 2 साल पढ़ेंगे, डिप्लोमा देंगे, 3 साल पढ़िए, हम आपको सिंपल ग्रेजुएशन देंगे, 4 साल पढ़िए, मल्टी डिसिप्लिनरी ऑनर्स और रिसर्च या टीचिंग का हम डिग्री दे रहे हैं। मजेदार बात यह है कि अब केवल ग्रेजुएशन डिग्री के बाद भी अगर आप चाहे तो सीधा शोध में या रिसर्च में जुड़ सकते हैं। आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आप में एपेटाइट किस चीज की है, क्या आप रिसर्च करने के लायक है। कई लोग बिना मतलब का रिसर्च कर रहे हैं, एपेटाइट नहीं है, काम नहीं कर सकते, उन्हीं चीजों का रिपीटिशन हो रहा है। सन 2001 की अगर बात मैं बताऊं, एम आई कनेक्टेड सर, अगर 2001 की बात मैं बताऊं, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि करीब एक पीएचडी थीसिस भारतवर्ष में 7 बार रिप्रोड्यूस होती है। 2001 का रिपोर्ट है, मैं बता रहा हूं। तो इसका मतलब रिसर्च के नाम पर भारत में सब कुछ सही नहीं हो रहा था। कोई भी रिसर्च नहीं कर सकता है, हर आदमी रिसर्च करने के काबिल नहीं है। जिसके में एपिटाइट है, जिसके में भूख है, जिसके में लालसा है, और कैसे रिसर्चेस कर रहे हैं उसी एक तरह के टॉपिक पर हो रहा है। इस शिक्षा नीति में इस बात पर भी बल दिया गया है कि हमें जिन चीजों की आवश्यकता है उस पर आप संशोधन करें, उस पर आप शोध करें, उस पर आप नवाचार करें, और ऐसा भी नहीं कि हम लकीर के फकीर बने रहेंगे। तो कुल मिला जुला करके ये शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने वाली एक शिक्षा नीति है। इसके बारे में एक्चुअली मैं भी बहुत ही ज्यादा लालायित हूँ माननीय मुकुल जी को सुनने के लिए और रमेश कोठारी जी को सुनने के लिए। तो मैं अपनी बातें इसमें बहुत ज्यादा रखूं, इसका कोई मुझे औचित्य नहीं लगता है, पर फिर भी इतना जरूर मैं कह देना चाहता हूं कि हमारी अपनी ज्ञान परंपरा बहुत ही प्रचुर है, बहुत ही रिच है, और इतनी ज्यादा रिच है कि हम पूरी दुनिया का उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। केवल आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी शक्तियों को पहचानें और अपनी शक्तियों को सही दिशा में चैनलाइज करें। इससे ज्यादा इस मंच पर आप जैसे बड़े विद्वत व्यक्तियों के सामने बोलने का मैं साहस नहीं कर सकता हूं। इसके साथ ही मैं आप लोगों का अनुमति चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल जी। आपने बहुत संक्षिप्त शब्दों में गागर में सागर भर दिया और बहुत सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात को इतनी अच्छी तरह से हम सब लोगों के समक्ष रखा कि हमारी समझ में आ गया कि जो हमारी शिक्षा नीति है वो हमारी परंपराओं से जुड़ी हुई है, हमारे ज्ञान से जुड़ी हुई है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उससे जुड़ी हुई है, और निश्चय ही इस शिक्षा नीति के माध्यम से हमारा देश पुनः विश्वगुरु की उपाधि प्राप्त करेगा। हालांकि विश्वगुरु अब भी है, लेकिन और धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ हम लोग विश्वगुरु की तरफ और अग्रसर होंगे। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऋग्वेद की ऋचाओं में कहा गया है कि आनो भद्रा कृत्वो ये तो विश्व है, अर्थात सात्विक विचार हर दिशा से आने चाहिए। वो स्वयं तो किसी चीज से संबंधित वंचित ना करो, अच्छी बातों को ग्रहण करो, तभी भला होगा। जो हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा है वो भी यही कहती है कि जहां से ज्ञान मिले हमको वो ले लेना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि हमारे आसपास ज्ञान की कोई कमी है। प्रचुर मात्रा में ज्ञान का भंडार है और इसको सरकार ने देखा है और हम इस पर काम कर रहे हैं। भारत के सभी छात्र छात्राओं द्वारा अच्छे, सफल और मौलिक सोच वाले, जो परिस्थिति अनुकूल और रचनाशील व्यक्ति बनाने के लिए जिन मुख्य विषयों, कौशल और क्षमताओं का आवश्यक माना गया है, उनमें भारत का जो ज्ञान है वो एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और प्राचीन काल से ही जो हमारा देश है वो उच्च मानवीय गुणों और वैश्विक और विशिष्ट वैज्ञानिक परंपराओं का देश रहा है। भारत की संस्कृति है कि भारत ने दुनिया को अलग अलग देश के रूप में माना ही नहीं है। उन्होंने कहा गया हम निजय परोवती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो प्राचीन भारतीय सनातन ज्ञान परंपरा जो थी हमारी वो बहुत समृद्ध थी, और इसका उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को समाहित करते हुए व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को विकसित करना था। जो हमारी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसके अनुसार 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है जो कि किसी से पीछे नहीं है। भारत की परंपराओं को आज विश्व भी अपना रहा है
और हमें और हमारी जो भावी पीढ़ियां हैं उनको भी भारत की प्राचीन मूल्य को यथोचित महत्व देना होगा। इसके लिए आंतरिक ज्ञान, गुण, शक्ति और आदर्शों को ठीक रूप से इस शिक्षा नीति के माध्यम से हम लोग पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। और नई शिक्षा नीति में आधुनिक शिक्षा से प्राचीन भारतीय शिक्षा को जोड़ने से आमजन संस्कारित होंगे। भारतीयता पर यह शिक्षा नीति बनी है जो आज के संदर्भ में ज्ञान की प्राचीन परंपराओं को बताएगी। यह शिक्षा नीति की भारतीयता और भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ाने वाली हमारी भारतीय शिक्षा नीति है। इससे पहले कि हमारे आज के मुख्य वक्ता को संबोधन के लिए मैं आमंत्रित करूं, आपके समक्ष उनका संक्षिप्त परिचय कराना भी मैं बहुत जरूरी समझता हूं और अपना कर्तव्य भी समझता हूं। मित्रों, हमारे आज के मुख्य वक्ता माननीय श्री मुकुल कानिटकर जी भाई साहब असीम ज्ञान के भंडार हैं। आपने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विधि महाविद्यालय नागपुर से वर्ष 1990 में विधि स्नातक किया है और इसके बाद अपना जीवन राष्ट्र सेवा को समर्पित कर दिया। मूलतः आप प्रचारक हैं और विवेकानंद केंद्र में जीवन वृत्ति करते हुए 2012 तक आप रहे। आप 2008 से 2011 तक विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन नई दिल्ली के सचिव रहे हैं और 2012 में आप भारतीय शिक्षण मंडल में आ गए और विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए वर्ष 2016 से भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री के दायित्व पर हैं। आपने 7000 से अधिक प्रतिभागियों के लिए 2300 आनंदशालाओं की रचना और संचालन किया है। आप 8000 से अधिक व्याख्यान विभिन्न विषयों पर दे चुके हैं। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी पर आप की सिद्धहस्तता है। आपकी 2200 से अधिक लेख इन भाषाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आपने अनेकों अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन भी किया है और सहभाग भी किया है। आपने सबसे बड़ी सामूहिक योग कक्षा का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें 2004 में 16,049 छात्रों और 2005 में 29,973 छात्रों द्वारा ग्वालियर में विवेकानंद केंद्र के तत्वाधान में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया है। आप मध्य प्रदेश में 2007 से प्रतिवर्ष 12 जनवरी को करोड़ों छात्रों को सूर्य नमस्कार का संचालन भी कराते हैं। महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ोदरा, IIT मुंबई, IIT रुड़की में गीता और प्रबंधन और सस्टेनेबल फाइनेंस पर अतिथि विद्वान के रूप में पाठ्यक्रमों का संचालन भी आप करते हैं। महोदय, आपके विद्वतापूर्ण विचार सुनने के लिए हम आतुर हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से हमको अनुग्रहित करने का कष्ट करें। माननीय श्री मुकुल कानिटकर जी। तत्कर्मयन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। कर्म वही है जो बंधन में न बांधे और विद्या वही है जो मुक्त करे। अन्य सभी कर्म तो व्यर्थ की परिश्रम है और अन्य सभी विद्याएं जो मुक्त ना करे ऐसी विद्याएं मात्र कारीगरी है। आज के इस सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय कोठारी जी, विशिष्ट वक्ता आदरणीय आलोक जी और जिनके सफल संचालन में कार्यक्रम चल रहा है ऐसे आदरणीय हरेंद्र जी और आभासी माध्यम से जुड़े हुए समस्त बंधुगण, यह हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसलिए मैंने प्रारंभ विष्णु पुराण के उस श्लोक से किया जो श्लोक भारतीय ज्ञान परंपरा में विद्या की परिभाषा देता है। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है और उस मनुष्य के जीवन के लक्ष्य को, जिसको धर्मार्थ काम और मोक्ष इस 4 पुरुषार्थ के रूप में आपने अभी बताया, उस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की योग्यता वह कैसे प्राप्त करे और उसके द्वारा जीवन में बंधन में बंधे बिना सतत मुक्त होकर के कैसे कर्म कर सके, यह मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति में जो सहायक होती है उसे हमारे यहाँ विद्या कहा गया। इसलिए विद्या, अविद्या, पराविद्या, अपराविद्या, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, श्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग, उपनिषद विभिन्न प्रकार से इन दोनों बातों को हमारे सामने रखते हैं और इसलिए हमारे उपनिषद कहते हैं विद्या से अमरत्व प्राप्त करना है, लेकिन उसके लिए विद्या मृत्युम त्रीत्वा, अविद्या के द्वारा अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करके, मृत्यु की वैतरणी को तैर करके
विद्या को प्राप्त करना यानी अमरत्व को प्राप्त करना, बंधन से मुक्त होना और अंततोगत्वा मरण जीवन के चक्र के बंधन से भी मुक्त होना, यह अत्यंत उदात्त उद्देश्य लेकर के हमारे यहाँ विद्या का पूरा प्रयास अनादिकाल से चला आ रहा है। इसलिए यह भारतीय संस्कृति अनादि है, इसलिए अनंत है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों का प्रयोग करें तो स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि काल की जिन गहरी गुफाओं में इतिहास झांक भी नहीं सकता, तब से हमारी ऋषि परंपरा चली आ रही है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते समय हम केवल कुछ विषयों में जो ज्ञान राशि भारत में है उसकी बात नहीं करते। ज्ञान राशि हमारे यहाँ ग्रंथों के रूप में वो और हमारे पास में विद्यमान है, और बहुत सारे ग्रंथ चले भी गए, बहुत सारे ग्रंथ पहाड़ियों में रक्षित भी करके रखे गए। अनेक पांडुलिपियां ऐसी है जिन पांडुलिपियों का संरक्षण किया जाना आवश्यक है, उन पांडुलिपियों का सही ढंग से विवेचन होना, विश्लेषण होना बाकी है। इसलिए उस ग्रंथ रूप में, और ग्रंथ शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है गांठ, गांठ में बंधी हुई विद्या को केवल भारतीय ज्ञान परंपरा कहना, यह उसका बहुत संकीर्ण अर्थ होगा। राहुल सांकृत्यायन जी जब यात्रा करते हुए तिब्बत में गए तो वहां की गुफाओं में उन्होंने करोड़ों ग्रंथ पांडुलिपियां देखी। उसकी जो उन्होंने ग्रंथ सूची बनाई, उस ग्रंथ सूची को लाने के लिए उनको 18 खच्चर करने पड़े थे उसकी कॉपियों को लाने के लिए, तिब्बत से सूचियों को लाने के लिए। तो ग्रंथ कितने होंगे आप कल्पना कर सकते हैं। और हमारी ज्ञान परंपरा के प्रति भारत की और खास करके प्रशासन और शासन की इतनी गहरी आस्था है कि राहुल सांकृत्यायन की वो सूचियां अभी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने ला करके उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को और सुपुर्द कर दी थी, ऐसा उन्होंने अपने आत्मचरित्र यायावरी में लिखा है। लेकिन जब मैंने उसको खोजने का प्रयत्न किया तो अभी तक तो मुझे वो सूचियां भी नहीं मिली। ग्रंथ तो लाने चाहिए, वो तो अलग बात है, तिब्बत से जाकर के ग्रंथ लाना वो तो छोड़ दीजिए। जो करोड़ों ग्रंथ आज भारत में उपलब्ध है उनकी क्या स्थिति है? नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के द्वारा उनको डिजिटाइज करने का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है, लेकिन लाखों ग्रंथ अनेक ऐसी भाषा में, ब्राह्मी लिपि के बारे में अभी तक सारी निष्कर्ष और चल रहे हैं। नेवारी नाम की एक लिपि है जिस नेवारी भाषा में अनेक ग्रंथ है, तिब्बती भाषा में है, भोटी भाषा में है, जैन ग्रंथ पाली प्राकृत में है, और अनेक प्रकार की पांडुलिपियां संस्कृत आदि अनेक प्रकार की भाषाओं में हमारे पास उपलब्ध है। और अनेक भारतीय भाषाओं में भी, तमिल में, मलयालम में, कन्नड़ में, पुरानी गुजराती में, पुरानी मराठी जिसको मोडी भाषा कहते थे, उसमें ऐसी लाखों पांडुलिपियां, करोड़ों पांडुलिपियां आज भी विद्वानों की प्रतीक्षा कर रही है। इसलिए ग्रंथों में गांठ बांधी हुई विद्या की बात तो एक बात है ही जो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस ज्ञान परंपरा की गांठों को भी खोलने के लिए अवसर प्रदान करती है। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, कोई नीति गांठों को नहीं खोल सकती। उस नीति का क्रियान्वयन होगा तो गांठें खुलेगी। इसलिए नीति हमको मंच प्रदान कर रही है, नीति हमको एक फ्रेमवर्क प्रदान कर रही है, नीति हमको एक चौखट प्रदान कर रही है, जिस चौखट में हमारे विद्वान तपस्या करके ऋषित्व को पुनरेव धारण करके उन ग्रंथों की गांठों को खोल सकते हैं और उस भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रचंड राशि को अनुभूति के द्वारा अपने चरित्र से विश्व के सम्मुख रख सकते हैं। इसके लिए जो बंधन थे जिसका आलोक जी ने उल्लेख किया, 1823, 1833 और उससे पहले 1794 में विलियम जोन्स के समय से एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना से लेकर के जिस प्रकार का भ्रम विभ्रम और जानबूझ करके दुर्भावना के साथ किया गया अपप्रचार और नष्ट करने की जो प्रयत्न किए गए, वह लगभग 150-200 वर्षों से, जो लगातार 200 वर्षों से प्रयत्न चल रहे हैं और 185 वर्षों से तो औपचारिक शिक्षा के रूप में भारतीयों के मन में प्रत्येक भारतीय बात के प्रति दुर्भावना को निर्माण करने का काम किया जा रहा था 1835 से। उस शीर्षासन को ठीक करने का काम 2020 में हुआ है। इसलिए ये शिक्षा नीति 1986 के बाद आई हुई शिक्षा नीति नहीं है। शासकीय लोग और
शिक्षा मंत्री कहते हैं 34 साल बाद, मैं कहता हूं 34 साल बाद नहीं, ये 185 साल बाद आई हुई शिक्षा नीति है। इन्होंने 185 साल के शीर्षासन को ठीक करने का काम नीति में नहीं किया। लेकिन केवल नीति से नहीं चलेगा, उस नीति को कंटेंट में, पॉलिसी हैज टू बी चेंज्ड इनटू करिकुलम एंड सिलेबस, उसकी पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में इसका रूपांतरण होना पड़ेगा। जो नीति की भावना है, जो पृष्ठ क्रमांक 6 पर, 66 पृष्ठों की जो नीति का चैप्टर है उसके पृष्ठ क्रमांक 6 पर विजन ऑफ पॉलिसी, नीति का दर्शन क्या है, उसमें लिखा है रूटेड इन द कल्चरल इथोस ऑफ भारत। अंग्रेजी में उन्होंने इंडिया दैट इज भारत लिखा है उस विजन में। इस शब्दों का एक एक शब्द का चयन, और कस्तूरी रंगन जी के साथ में काम करने वाली समिति में, और खास करके उसमें जो सबसे युवा ऋषि मंजुल भार्गव थे, उस 10 लोगों की समिति में उस मंजुल भार्गव जी ने एक एक शब्द का सही चयन किया है। हमारी तो इच्छा थी इंडिया लिखा ही नहीं जाए, विदेशियों द्वारा दिए गए नाम को गर्व से धारण करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए हमने बहुत आग्रह पूर्वक कहा था कि पूरे पॉलिसी के और अभिलेख में, नीति के अभिलेख में, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी इंडिया शब्द प्रयोग ना हो, किंतु उतना हुआ नहीं। विजन में उन्होंने इंडिया दैट इज भारत, ये संविधान का पूरा शब्द प्रयोग किया। तो भारतीय जीवन दृष्टि से उत्पन्न सांस्कृतिक अनुभूति में जिसकी जड़ें हो, यह शब्द प्रयोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारंभ में दे दिया गया। और बाद में जहां जहां पर पाठ्यक्रम की बात की है वहां पर भी ये बात बार बार दोहराई गई है। होलिस्टिक, समग्र एवं एकात्म पाठ्यक्रम की बात शालेय शिक्षा में भी की गई और उच्च शिक्षा में भी की गई है। इसलिए पृष्ठ क्रमांक 11 के ऊपर और पृष्ठ क्रमांक 22 के ऊपर फिर एक बार ये बातें हमको दिखाई देती हैं। उन सारी बातों में बार बार कहा गया है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को उचित स्थान पाठ्यक्रम में मिलना चाहिए। इसलिए नीति के बाद पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, और उससे भी आगे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है पद्धति में, मेथोडोलॉजी में, पेडागोजी में। जब तक भारतीयता और भारतीय ज्ञान परंपरा नहीं आती तब तक हम शिक्षा से विद्या की ओर यात्रा प्रारंभ नहीं करेंगे। स्किल सीखना, कौशल सीखना, कुछ जानकारियों को रटना, बहुश्रुत होकर के जानकारियों को अपने अंदर स्थापित करना और उन जानकारियों को पुनः वमन के द्वारा परीक्षा में लिख देना, यहां तक ये तो विद्या है ही नहीं। ये तो ज्यादा से ज्यादा शिक्षा कह सकते हो आप। इसको सीखना हो रहा है, कुछ बातें सीखी जा रही है, और सीखने वाले फिर तालिबान भी बन सकते हैं। तालिबान शब्द का अर्थ ही सीखने वाला है। तालीम जो लेता है वो तालिबान है। सीखने से आगे जब अनुभूति में जाता है तब वह विद्या बनती है और वह विद्या मुक्त करती है। तैरने के बारे में 50 पुस्तकें मैं पढ़ डालूं और उन 50 पुस्तकों को पढ़ करके मेरे को तैरने का पूरा इतिहास तैराकी का मेरे को ध्यान में आ जाए कि पहली बार कौन सा मनुष्य तैरा था, फिर पहली बार कब ओलंपिक के अंदर तैराकी को स्वीकार किया गया था, तैराकी के कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, उस तैराकी का विज्ञान मैंने समझ लिया कि फिजिक्स के द्वारा जब मैं हाथ मारता हूं, जब मैं पैर मारता हूं, तब बायोन्सी फोर्स काम करता है और वो केंद्र अपसारी कर्म कार्य के कारण मैं डूबता नहीं हूं और तैरता हूं। ये सारा उसका फिजिक्स भी मैं समझ लेता हूं। और उसके ऊपर आज की आपकी परीक्षा पद्धति में मेरी परीक्षा ली जाती है और मेरे को प्रश्न पूछे जाते हैं तैराकी के इतिहास के बारे में, तैराकी की कला के बारे में, तैराकी के सौंदर्य के बारे में, तैराकी के विज्ञान के बारे में, और सारे प्रश्न को मैं बहुत अच्छे से उत्तर दे देता हूँ, अत्यंत सुंदर भाषा में उत्तर लिखता हूँ। आप मुझे तैराकी में 100 में से 100 अंक देने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि आपने जो जो पूछा वो मैंने बताया। किंतु इतने 100 में से 100 अंक तैराकी की परीक्षा में प्राप्त करने के बाद इस बात की कोई खातरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कोई निश्चित ही नहीं है इस बात की कि पानी में डाल दिया जाए तो मैं डूबूंगा नहीं। क्योंकि शिक्षा तो प्राप्त कर ली, विद्या प्राप्त नहीं हुई। जानकारी तो प्राप्त कर ली, सूचना तो प्राप्त कर ली, माहिती तो प्राप्त कर ली, किंतु ज्ञान अभी हुआ नहीं। ज्ञान अनुभव से होता है। और जब पहले दिन मेरे पिता ने मेरे को कुएं में धक्का दे दिया था और अपने आप हाथ पांव मारे थे, तब ना तो मुझे तैराकी का इतिहास पता था, ना तो तैराकी का विज्ञान पता था, किंतु तैराकी का ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया था। इसलिए पेडागोजी भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तब केवल मात्र जो हम रोज सुबह एकात्मता स्तोत्र में गाते हैं,
चतुर्वेदा पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा जैनागमस्त्रिपिटिका गुरु ग्रंथ सताम गिरा एष ज्ञान निधि श्रेष्ठ। पूरी ज्ञान निधि का प्रतिदिन सुबह स्मरण करते हैं, 4 वेदों से लेकर उपनिषद, पुराण, जैन त्रिपिटक, बौद्धों के त्रिपिटक, जैनों के आगम और गुरु ग्रंथ आदि सारी ज्ञान परंपरा का हम, ज्ञान के ग्रंथ राशि का हम स्मरण करते हैं। वो हमारी अद्भुत ज्ञान निधि है। लेकिन वह ज्ञान निधि परंपरा तब होती है जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रतिस्थापित की जाती है। ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ नॉलेज, यह विद्या का परंपराकरण, यह भारत में बहुत अद्भुत तरीके से सदियों से हुआ। इसलिए हमारे जितना सनातन, हमारे जितना पुरातन, हमारे जितना चिरंतन कोई भी धर्म, संस्कृति, सभ्यता, मानव समूह कोई भी विश्व में आज भी विद्यमान नहीं है। हमारे से पुराने भी मिट गए, हमारे बाद में आने वाले भी मिट गए, और हम आज भी जीवित है। तो उसका कारण है कि हमने इन बातों को केवल गांठों से ग्रंथ में बांधा नहीं है, इसको जीवन में परंपरा के रूप में उतारा है। माँ बच्चे को सिखाती है, पिता पुत्र को कान में दीक्षा देता है गायत्री की, और केवल गायत्री की दीक्षा नहीं देता, वो अपनी कुल परंपरा के नाम पर जीवन के अनेक रहस्यों को मनुष्य के जीवन में लागू कर देता है। उसका विज्ञान उनको नहीं पता होगा। मेरी माँ ने बचपन से मुझे तिलक लगाना सिखा दिया। मुझे तिलक लगाने का विज्ञान तब तक पता नहीं था जब मैंने योग शास्त्र में प्राण विद्या का अध्ययन नहीं किया। जब प्राण विद्या का अध्ययन किया तब आज्ञा चक्र का महत्व और इस भ्रुकुटी के बीच में क्या स्थान होता है और वहां पर कौन सा द्रव्य लगाने से किस प्रकार का एकाग्र मन होता है, इसका विज्ञान और साइंस बाद में पता चला। लेकिन बिना उसके पीछे के रहस्य को जाने मेरी माँ ने परंपरा के रूप में वह मुझे सिखा दिया था। मेरी माँ ने परंपरा के रूप में मुझे सिखा दिया था कि बहनों को बाल काटने नहीं चाहिए और भाइयों को बाल बढ़ाने नहीं चाहिए। ये परंपरा में बता दिया मुझे। परंपरा ने इस अद्भुत ज्ञान राशि को जीवंत रखा है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि जिस समय अरस्तु के कहने पर सिकंदर भारत में आया था और वापस लौटते समय वेद की संहिता को लेकर के जाना चाहता था, तो कश्मीर के नागभ पास ऋग्वेद संहिता को मांगा। नागभ जी ने उस संहिता दी। उन्होंने अपनी वेद की सारी संहिता को, उस ग्रंथ को कहा 12 दिन बाद आना, 12 दिन बाद दूंगा। 12 दिन बाद जब सिकंदर वहां पर पहुंचा तो यज्ञ चल रहा था, आहुति चल रही थी, और अंतिम भुर्ज पत्र को नागभट्ट जी ने और उस आहुति में स्वाहा कर दिया। देख करके बड़ा गुस्सा हुआ, तलवार बाहर निकाल ली, और सिकंदर ने कहा मैंने आपको मांगा था और आपने उसको जला दिया। बोले हाँ, मेरे पास एक ही प्रति थी, मैंने जला दी, अब आपको नहीं मिलेगी। तो बड़ा उसको क्रोध आया। उसने कहा मैं आपको मार डालूंगा। उन्होंने कहा मार डालिए, किंतु ग्रंथ मैं आपको नहीं दे सकता क्योंकि ग्रंथ को आप समझ नहीं सकते। तो बोले फिर, लेकिन मैंने आपको वचन दिया है, मैं आपको ऋग्वेद दूंगा। तो उसने कहा कैसे दोगे? तो उन्होंने अपने 12 साल के बालक को सामने किया। इसको यह ऋग्वेद कंठस्थ है। पिछले 12 दिन मैंने यही काम किया था। एक एक संहिता को वो स्मरण करता था। याद तो पहले से था, मैं उसका पुनर्चर्या करवाता था, और जब उसको ठीक से याद हो गया, उसका उच्चारण शुद्ध है, उसको अच्छी तरह से अंतर्भाव हो गया, ये समझ में आता था, तब उसको स्वाहा करता था। हमने ग्रंथों में ज्ञान राशि की रक्षा नहीं की है, हमने मनुष्यों में ज्ञान राशि की रक्षा की है, हमने पीढ़ियों में ज्ञान राशि की रक्षा की है। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनी जड़ों को फिर से एक बार उस भारतीय परंपरा में, परंपरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इन एनी अदर लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। परंपरा को सारी भारतीय भाषाओं में परंपरा ही कहते हैं। इट इज नाइदर ट्रेडिशन नॉर कस्टम नॉर रिचुअल। ये जितने आप सारे शब्द प्रयोग सोशियोलॉजी में करते हैं, समाजशास्त्र में, ये सारे परंपरा नहीं है। परंपरा का यदि कोई करीबी, उस प्रक्रिया का यदि कोई करीबी अंग्रेजी शब्द आपको लेना होगा तो वह इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ द प्रिंसिपल। किसी भी सिद्धांत का चिरस्थायीकरण करने की जो प्रक्रिया है उसे परंपरा कहते हैं। प्रारंभ में बोलते समय आपने शब्द प्रयोग किया था त्यागेन एकेन अमृतत्व मानस। उसके लिए आपने त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, वह सुभाषित बताया था। तेन त्यक्तेन भुंजीता, ईशावास्य उपनिषद कहता है। वेद मंत्र कहता है त्यागेन एकेन अमृतत्व मानसो, न धनेन न ज्ञानेन न विद्यया
न प्रजया न पशुभिर, किसी भी बात से आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। त्यागेन एकेन अमृतत्व मानुषी, मनुष्य को केवल त्याग मात्र से अमृतत्व मिल सकता है। उसी को तेन त्यक्तेन भुंजिता के रूप में ईशावास्य उपनिषद ने स्थापित किया, क्योंकि कण कण में ईश्वर का वास है, इसलिए त्याग के बिना भोग नहीं कर सकते। यदि त्याग के बिना भोग करोगे तो मां कश्चित गृद्ध, आपको गिद्ध का माना जाएगा। आप गिद्ध दृष्टि से देख रहे हो, आप मृत शरीर का भोजन कर रहे हो, आप भोजन नहीं कर रहे। तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग से ही भोजन का अधिकार मिलता है। महात्मा गांधी कहा करते थे, सारी भारतीय ज्ञान राशि विस्मृत हो जाए, सारी विलुप्त हो जाए और ईशावास्य उपनिषद के इस ऋचा की या आधी पंक्ति जीवंत रह जाए तो भारतीय संस्कृति जीवंत रहेगी। तेन त्यक्तेन भुंजिता, इतना भी जीवंत रह गया, आचरण में रह गया। हमने कैसे आचरण में लाया? हमने जन्मदिन पर बच्चों के हाथ से दान करवा करके आचरण में लाया। हमने विवाह को पाणी ग्रहण के साथ कन्यादान के रूप में जोड़ा। हमारी प्रत्येक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की प्रोसेस परंपरा से त्याग की परंपरा को स्थापित किया, क्योंकि त्याग ही आपका परिचय होगा। इसलिए प्रतिदिन तुलसी को पानी देना, प्रतिदिन सूर्य को अर्घ देना, गाय को रोटी देना, कौवे के लिए दाना निकालना, चिड़िया के चुगने के लिए दाने डालना। राजस्थान में और गुजरात में कीड़ी नगरा करते, कीटकों को खाने के लिए और शक्कर डालते हैं। ये सारी परंपराओं के द्वारा हमने त्यागेन एकेन अमृतत्व मानशु इस सिद्धांत का चिरस्थायीकरण किया। अंग्रेजी में बोलना है तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में इंस्टीट्यूशनलाइज करना, यह आज का विषय है, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए पेडागोजी चेंज करनी पड़ेगी। कोठारी जी का विषय है चर्चा का, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के ऊपर आधारित हम सारी की सारी यदि बात करेंगे, या जो मैनेजमेंट वाले मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स की बात करते हैं, धर्मार्थ काम के इन पुरुषार्थ चतुष्टय के स्थान पर आप मास्लो को लेकर के आओगे तो भारतीय ज्ञान परंपरा का उसका स्थायीकरण नहीं हो सकता। आपको नई रचनाओं का निर्माण करना पड़ेगा। आपकी पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के साथ आपकी पद्धति में, आपके क्लासरूम मेथोडोलॉजी में, मैं उसको टीचिंग मेथोडोलॉजी नहीं बोलता हूं, लर्निंग मेथड्स बोलता हूं। भारत में अध्ययन शब्द है, भारत में सिखाने के लिए कोई शब्द नहीं है, भारत में सीखने के लिए शब्द है। अध्ययन में सहयोग करने वाला अध्यापक होता है, आचरण करने वाला आचार्य होता है, अपने अध्ययन को सतत अपग्रेड करने वाला उपाध्याय होता है, और पूरी तरह से धारण करके परिवर्तित करने वाला गुरु होता है। हमारे यहाँ पर शिक्षक शब्द संस्कृत में नहीं मिलता, हिंदी में हमने शिक्षा के साथ जोड़ करके शिक्षक बना दिए, और हम सारे शिक्षक हो गए तो सिखाने वाले हो गए। टीचिंग के लिए संस्कृत में सबसे निकट शब्द उपदेश है। टीचिंग और प्रीचिंग में संस्कृत में कोई भेद नहीं है। संस्कृत में टीचिंग के लिए कोई शब्द नहीं जिसको आज हम टीचिंग के रूप में कहें। इसलिए हमको पूरी की पूरी पद्धति बदलनी पड़ेगी भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में, और उसको अवसर देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसको अवसर देती है, क्योंकि उसने संरचना बदल दी। ये जो तीन बातें मैंने बताई थी, नीति, पाठ्यवस्तु, पद्धति, इनके तीनों के लिए जो प्रभावी काम करती है वो होती है संरचना। शिक्षा की संरचना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर गवर्नेंस मॉडल भी आ जाता है, जिसके अंदर इवैल्यूएशन का मॉडल भी आ जाता है, जिसके अंदर एक दूसरे से संबद्धता का भी मॉडल आ जाता है। ये सारी बातें संरचना में आती है, पैटर्न ऑफ एजुकेशन। मैकॉले ने पैटर्न बदला था, बाकी तीन चीजें बाद में बदली। मैकॉले ने बाकी तीन चीजों में परिवर्तन नहीं किया था। उन्होंने एक व्यवस्था बना दी कि शासन के अनुमति के बिना आप अपने घर में भी नहीं पढ़ा सकते। आज भी कोचिंग क्लासेस पर उसी कानून के आधार पर और कार्रवाई होती है। आपको घर में भी पढ़ना है तो हमारी ब्रिटिश सरकार की आप अनुमति लोगे। आज भी सरकारी अनुमति के बिना नहीं पढ़ा सकते। हमारे गुरुकुलों को मान्यता की बात हुई, मैंने कहा गुरुकुल मान्यता ले लेगा तो गुरुकुल नहीं रहेगा, फिर मैकॉले हो जाएगा। हमारे यहाँ तो शासन मुक्त व्यवस्था थी। राजा को गुरुकुल में जाने का अधिकार नहीं था बिना कुलगुरु की अनुमति के। राजा जाकर के, अभी तो आपके डायरेक्टर एजुकेशन और आपके सेक्रेटरी एजुकेशन वाइस चांसलर को बुला करके अपने कमरे के बाहर वेट करवाते हैं। पहले तो हमारी परंपरा में उसको जाना पड़ता था कुलगुरु की अनुमति लेकर के। कुलगुरु यदि दरबार में आ जाए
विश्वामित्र के अयोध्या में आने का मतलब हाहाकार था कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि विश्वामित्र को राजा के पास आना पड़ा, या गोरखनाथ जब भर्तृहरि के पास गए तो उसका पूरा राज्य ही लेकर के रहे। तो इसलिए गुरु नहीं जाता था राजा के पास, शासन दरबार में गुरु नहीं जाता था, शासन गुरु के पास जाता था, मार्गदर्शन के लिए जाता था। ऐसी अद्भुत संरचना, जिसको आज की भाषा में कहा जाए तो स्वायत्त और लचीली व्यवस्था, ऑटोनॉमस एंड फ्लेक्सिबल व्यवस्था, वो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमको दे रही है। उसके द्वारा भारतीयता के आधार पर शिक्षा व्यवस्था को पुनः प्रतिष्ठित करना हमारे लिए संभव हो जाएगा, क्योंकि ऐसी संरचना मिल रही है। ये 5+3+3+4 वाली भी जो व्यवस्था शालेय शिक्षा में की गई है, और उसका जो आपसी संबंध बताया कि एक फाउंडेशन है, एक नींव बनाया, एक प्रिपरेशन है, एक फाउंडेशन है, उसके बाद प्रिपरेशन है। पहले नींव बनाएगा, नींव के बाद तैयारी करेगा, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा होगी, उसके बाद आपकी उच्च शिक्षा होगी, और उसके बाद उच्चतर शिक्षा, हायर एजुकेशन होगा। ये जो एक व्यवस्थित श्रेणीबद्ध तरीके से ऊपर बढ़ने की बात की, और उसके अंतर्गत अनेक प्रकार की लचीलापन जो दिया गया, जैसे 3 स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, उसको खत्म कर दिया। अब देयर विल बी नो स्ट्रीम्स, नो स्ट्रेट जैकेटिंग। 9वीं से 12वीं के बीच में भी ऐसी परंपराओं की दीवारें बीच में नहीं होगी जो बाधित करेगी इस प्रकार से। एक बच्चा यदि संगीत के साथ में गणित सीखना चाहता है और तीसरा इकोनॉमिक्स लेना चाहता है तो ले सकेगा। ये जो एक 9वीं से 12वीं में फ्लेक्सिबिलिटी आई, जो आगे चल करके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के द्वारा उच्चतर शिक्षा में भी लागू की गई, ये जो लचीलापन है, ये लचीलापन भारतीय पद्धति पेडागोजी को लाने का अच्छा काम कर सकता है। लेकिन उसके लिए हमारे विद्वानों को तप करना पड़ेगा, ऋषियों को, और तैत्तरीय उपनिषद पर आधारित और पेडागोजी के ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा। जो तैत्तरीय उपनिषद शिक्षावल्ली अनुवाक में 13 प्रकार की पेडागोजी बताता है। आपका उद्देश्य क्या है, उसके अनुसार पद्धति देता है। प्रश्न की विधि है, परिचर्चा विधि है, अनुभव विधि है, प्रयोग विधि है, पर्यटन विधि है, देशाटन विधि है, इतने प्रकार की विधियां देता है। प्राण शक्ति के जागरण के द्वारा क्रिया योग की पद्धति देता है, ध्यान के द्वारा पद्धति देता है। ऐसी 13 प्रकार की पद्धतियां अकेला तैत्तरीय उपनिषद देता है। प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, भारतीय ज्ञान परंपराओं में इतनी अद्भुत पेडागोजी है, और उन सब के आधार पर वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आज की भाषा में आज के उपयुक्त ऐसी पेडागोजी तैयार करने का काम हमारे ऋषियों को करना पड़ेगा। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पिटारा खोल दिया है। एआईसीटी में भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के टीम बनी है, वो रिसर्च कर रहे हैं। फिजिक्स में क्या भारतीय ज्ञान परंपरा थी, गणित में क्या ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा ऐतिहासिक नहीं हो सकती। परंपरा शब्द का अर्थ ही है कंटिन्यूटी, सातत्य। इसलिए भारतीय परंपरा प्राचीन नहीं है, भारतीय ज्ञान परंपरा सनातन है, पुरातन नहीं है, सनातन है। इट इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ गंगा, गंगा के धारा के समान अविरल प्रवाह है। इसलिए उस परंपरा को केवल प्राचीनता के रूप में मत देखिए। आज भी जीवंत आचार्य और गुरुओं को लाकर के आज की शिक्षा व्यवस्था का सौंदर्यीकरण, आज की शिक्षा व्यवस्था का शिवकरण, मतलब वो बेनिवोलेंट हो, वो कल्याणकारी हो, विश्व का मार्गदर्शन करने वाली हो, भारत को विश्व गुरु बनाने वाली हो, ऐसी शिक्षा पद्धति यदि हमको करनी है तो चारों बातों में, नीति तो आ गई, अब पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में, संरचना में और पद्धति में, इन सब के अंदर भारतीयता को पुनर्स्थापित करने का अवसर इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमको दिया है। भारतीय ज्ञान परंपरा के पुनर्जागरण का यह एक बहुत सुंदर हमारे सामने अवसर प्राप्त हुआ है। आइए हम सब लोग मिलकर इस अवसर को साकार करें। इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने जो भारतीय शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान परंपरा के ऊपर अपना उद्बोधन दिया है वो एक अप्रतिम है। आपने हम लोगों को बताया कि शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है। अब से पहले जो शिक्षा नीतियां बनी वो सूचना प्रदान करने पर आधारित थी, जबकि अब की जो भारतीय शिक्षा नीति है वो ज्ञान आधारित है, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को समाहित किया गया है। और इसके जो परिणाम हैं वो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगे और भारत एक महाशक्ति, विश्व गुरु के रूप में उभरेगा। और अब समय है हरेंद्र जी, आज के एक सेंटेंस कहना चाहता हूँ। जी भाई साहब ने जिस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति
20 की आत्मा को व्यक्त किया है, ये मुझे जी, लगता जी, है कि अब तक मैंने कम से कम नहीं, अब तक नहीं, हम कहीं नहीं सुना 20 से हमने। 25 ऐसे मैंने जी, परिसंवादों जी, में भाग लिया। जी, जी, और जी, 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 मुकुल भाई साहब ने जिस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को परिभाषित किया है, वो अद्वितीय है। और मैं बहुत ही ज्यादा अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इनके इस व्याख्यान को सुनने का प्रत्यक्ष रूप से मुझे मौका मिला है। धन्यवाद। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम ये व्यक्त कर सकें कि माननीय मुकुल कानिटकर जी की जो ओजस्वी वाणी है, जो उनका ज्ञान का भंडार है, वो हमको किस तरह से परिपूर्ण करता है ज्ञान से। हम तो बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, इनको बहुत ज्यादा सुनना चाहते हैं, लेकिन समय की भी अपनी थोड़ी सीमाएं हैं। तो इसलिए, और अब समय हो गया है हमारे आज के परिसंवाद के अध्यक्षीय उद्बोधन का। बहुत ही धैर्यवान और शिक्षाविद परम आदरणीय प्रोफेसर आरजी कोठारी जी, वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय सूरत के कुलपति रह चुके हैं। आपने अपनी शिक्षण यात्रा वर्ष 1978 में प्रारंभ की थी। आपका मुख्य विषय वैसे तो गणित रहा है, लेकिन आप शीर्ष श्रेणी के शिक्षा शास्त्रियों में अपना स्थान रखते हैं। शिक्षा शास्त्र के प्रोफेसर के साथ साथ महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय वडोदरा में शिक्षा एवं मनोविज्ञान संकाय के अधिष्ठाता भी आप रहे हैं। आपने 26 पीएचडी, 40 से अधिक एमएड और एमफिल के शोधार्थियों को शोध कार्य संपन्न कराया है। आपके 250 से अधिक शोध पत्र, 22 पुस्तकें और 7 अध्याय प्रकाशित हैं। आप 19 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं के संपादक और सलाहकार मंडल में हैं। 500 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगोष्ठियों में आपने प्रतिभाग किया है और 550 से अधिक अतिथि व्याख्यान आपके द्वारा दिए गए हैं। आप 9 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी आपको अलंकृत किया जा चुका है। 27 शोध परियोजनाओं पर आपने कार्य किया है और आज भी 38 से अधिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों आदि की कार्य परिषदों और कमेटियों के भिन्न भिन्न दायित्वों के रूप में भी शैक्षिक जगत में आप सक्रिय हैं। महोदय, हम आपको पाकर अभिभूत हैं। अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु आपसे विनम्र निवेदन है। थैंक यू वेरी मच। कोठारी। आपका बहुत धन्यवाद। आज का भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति और केशव संवाद श्रृंखला के उपक्रम से एक कार्यक्रम में उपस्थित हमारे माननीय श्री मुकुल कानिटकर जी, वो इस दी संगठन मंत्री और भारतीय शिक्षा मंडल, हमारे राजकोट से बिलासपुर तक जाने वाले प्रोफेसर आलोक चक्रवाल जी, जो गुरु काशीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति है, प्रोफेसर हरेंद्र कुमार सिंह जी, जिसने पूरा संचालन किया, आचार्य और निर्देशक भी है। तो काफी बात दोनों वक्ता ने हमारे सामने रजू की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 की बात की, कोठारी एजुकेशन कमीशन की भी बात की, और आलोक जी ने तो वो भी बताया कि डिग्री क्रेडिट शुड बी कंसीडर्ड। सो मैंने भी वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में गुजरात में काफी काम इनिशिएट किया, लेकिन उसका पूरी तरह से अमल न हो पाया। दो कंपोनेंट जो रखे थे उसको नहीं कर पाए। आई थिंक नाउ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी एक शब्द, एक सेंटेंस लिखा था कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विल बी स्ट्रेंथन। तो मुझे लगता है कि ये सब जो छूट गया है वहां उसको करना है। उसने बाकी बात की थी कि भारतीय भाषाओं, तो नाउ दैट इज ऑल्सो स्टार्टेड कि भाई आईआईटीज और आईआईएम वाले भी ये भाषाओं का उपयोग करके हमारा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो आज तक इंग्लिश चला, उसकी बात भी अच्छी तरह से की। और जो आदिवासी लोगों के पास बातें हैं, मेडिसिनल प्लांट्स स्पेशली, दैट इज वेरी गुड थिंग। सो वो जो मेडिसिनल प्लांट्स है, दे आर हैविंग फुल नॉलेज, उसके पास इतना उसका नॉलेज है कि क्या क्या कर सकते हैं। और ऐसा संशोधन कभी होता भी नहीं है, हम नहीं करते हैं। मैंने सुना था कि एक प्राइवेट कंपनी ने गुजरात में कहीं सर्वे किया कि यहाँ एक एरिया में, जिसे गुजराती में बोलते हैं झामनू पानी, एक प्रकार का पानी होता है, सो आंख के सामने आता है तो ऑब्स्टेकल हो जाता है, टेलिकोमा बोलते हैं। तो उसके लिए उसने देखा, सर्वे किया काफी। ये कोई पीएचडी वाला रिसर्च नहीं है, पीएचडी वाला रिसर्च के लिए तो मैंने भी मना कर दिया, अभी उसको बंद कर दो। जो नेट स्लेट पास होते हैं उसको जरा जाने दो, बाकी 3 साल में पीएचडी करना और तो एक छोटा मोटा सैंपल लेके विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटिस्टिक्स एंड रिसर्च हम कर डालते हैं, वो ठीक नहीं है। तो यहाँ तो हजारों लोगों को लगा दिया, डेटा कलेक्शन किया कि कहाँ कहाँ ये रोग होता नहीं है। ग्लूकोमा में उसका हिंदी मुझे पता नहीं है। तो मीन्स एक प्रकार का पानी है, वो हमारा दृष्टि को ऑब्स्टेकल कर सकता है। तो इतने लोगों को करे और एक
उनको नक्शा मिल गया, लिमिटेशन मिल गया कि फ्रॉम हियर टू हियर ईस्ट वेस्ट में ये एरिया हमने पसंद किया, वहां ये जो डिजीज है, ये रोग है, वो नहीं है। एक रिसर्च से भी ज्यादा काम किया, हजारों लोगों ने काम किया, डॉक्टर्स को भी मिले वहां, काफी फैमिली का भी सर्वे किया। बाद में उन लोगों ने फूड हैबिट्स का स्टडी किया, तो वहां ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी की बात की ना, ये रियल मल्टी डिसिप्लिनरी ये है। पहले वालों ने ऑर्डिनरी सर्वे कर लिया, फिर अभी थे प्रॉपर ट्रेनिंग, बाद में ये फूड एंड न्यूट्रिशन वाले भी आए, होम साइंस भी आए, मेडिकल वाले भी आए, उसने स्टडी किया कि ये लोग खाते पीते क्या है, उसकी स्टडी हैबिट्स क्या है, खाने पीने की लाइफस्टाइल क्या है, उसमें भी काफी लोगों ने सर्वे किया। वहीं से पता चला कि कोई ऐसा प्लांट है, कोई ऐसी वनस्पति है, उसका ज्यादा इस्तेमाल होने से ये नहीं होगा ना। अब ये तो एस्टैब्लिश हुआ, उसको प्रूव करना था, फिर से रिसर्च किया थोड़ा, उसमें से वो वनस्पति से दवाई बनाई गई, जिसको ये रोग था उसके ऊपर ट्राई किया गया और सक्सेसफुल हुआ, और वो कंपनी ने इतना सारा पैसा कमाया, इतना सारा पैसा कमाया, वो दवा उससे बन गई। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च है। अभी भी ये वैक्सीन आई, उसमें भी कोई अकेले आदमी का काम नहीं था, केमिस्ट्री वाला भी चाहिए, फिजिक्स वाला भी चाहिए, जूलॉजी बॉटनी वो भी चाहिए, फार्मेसी वाला भी चाहिए, मेडिसिन वाला भी चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री साथ में बैठ के करके। हमारे वहाँ ऐसा वो हमारी ऐसे दुकानें हो गई है कि मैं माइक्रोबायोलॉजी वाला हूँ, मैं वहां नहीं जाऊंगा पढ़ाने वाला। यहाँ तक है कि प्योर मैथ्स वाला अप्लाइड मैथ्स में पढ़ाने नहीं जाएगा, क्योंकि प्योर मैथ्स कहीं साइंस फैकल्टी में होगा, अप्लाइड मैथ्स कहीं अप्लाइड मैथ्स कहीं टेक्नोलॉजी में होगा। तो ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गया है, उसको बंद करना होगा। तो ये बंद करने का चांसेस अभी ये नीति में काफी बात है। आयुष की भी बात की गई है कि आयुर्वेद मीन्स सबके पास ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब भले ही आपने एलोपैथ किया, बट एलोपैथ के साथ आपके पास आयुर्वेद का भी नॉलेज होना चाहिए। आयुष पूरा जो उसमें होम्योपैथ तक जाने की बात की है, वो सब होना चाहिए। तो वो बात अच्छी से आलोक जी ने रजू की। मुकुल जी ने तो वहां विष्णु पुराण के श्लोक से सा विद्या या विमुक्त से शुरू करके लक्ष्य कहाँ से आया, उपनिषद। मैंने देखा कि हमारे एक वाइस चांसलर साहब थे, प्रोफेसर अनिल खाने, वो बताते थे कि पूरा मैनेजमेंट और पूरा शिक्षा में गीता, महाभारत, रामायण और उपनिषद का इस्तेमाल करके बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। ओनली यू हैव टू फाइंड आउट। वो तो इतने विद्वान थे कि कोई भी प्रसंग के अनुरूप वो कोई भी श्लोक भी निकाल के बोल सकते थे, जैसे मुकुल जी भी कर सकते हैं। तो ये उसमें से हमें ढूंढना है कि क्या है, क्या किया, रावण के साथ कैसा बिहेवियर किया, रावण को प्रणाम करने के लिए राम ने क्यों बोला, ये पूरी की पूरी वैल्यू सिस्टम वहां से आती है। तो इसका कैसे इस्तेमाल करना है वो बात भी बताई, और साहब ने तो 4 शब्द बताए कि नीति, पाठ्यक्रम जो अभ्यासक्रम की बात की है, उसके संरचना, पूरी पेडागोजी की बात की, बेंजामिन ब्लूम को भी याद किया। तो वो चेंज करना होगा कि शिक्षा से विद्या। अभी तो शिक्षा ही चल रही है। बीएससी एग्रीकल्चर वाला गांव में गया, गोल्ड मेडलिस्ट था, और वहां एक फार्मर खड़ा था, एक पौधे के बहुत बड़ा पेड़ था उसके नीचे, तो उसने उसका ज्ञान दिखाया कि ये पेड़ पर से आप 100 किलो चीकू भी नहीं प्रोड्यूस करते होंगे। तो फार्मर ने प्रणाम किया कि भाई ये चीकू का पेड़ नहीं है, ये तो आम्रफल है, ये बीएससी गोल्ड मेडल है। तो वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस जो है वो हमें नहीं मिलता है, इसीलिए बहुत अच्छे से शिक्षा और विद्या की बातें की। और जो भारतीय परंपरा की बात है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 में भी ऐसा 10 कोर एलिमेंट्स आया है। पूरे के पूरे सिलेबस को बनाने के लिए, पूरे पाठ्यक्रम को बनाने के लिए 10 कोर एलिमेंट्स आया। उसमें एक कोर एलिमेंट था इंडिया कॉमन कल्चरल हेरिटेज। पता नहीं 34 इयर्स में उसमें क्या हुआ, नथिंग हैज बीन हैपेंड। फिर उसके बाद में एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया 2000 में। उसमें भी बोला कि स्ट्रेंथनिंग द नेशनल आइडेंटिटी एंड प्रिजर्विंग द कल्चरल हेरिटेज। तो पहले हमें ये तो जानना है कि हमारा कल्चरल हेरिटेज क्या है, व्हाट इज अवर कल्चरल हेरिटेज। लोग मानते हैं, लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। मैंने कहीं पढ़ा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोला था कि वी आर ग्रेटफुल टू द इंडियंस। व्हाई? क्योंकि वहीं से हमने बहुत कुछ मिला। दैट्स व्हाई ही सेड दैट ग्रेटफुल। उसमें बोला जीरो मिला, कंप्यूटेशन, स्किल ऑफ कंप्यूटेशन वहां से मिला। जो टीएस इलियट नाम का जो फिलोसोफर था, उसने भी बोला कि भाई इंडिया में बहुत अच्छे से स्टडी किया गया है
नोबेल पुरस्कार से वो भी सम्मानित हुए थे। वो लेटर ऑन उसने संस्कृत सीखा, बिकॉज ये परंपरा को सीखने के लिए संस्कृत दैट विल बी द ग्रेट, दैट हैज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन। वेद, उपनिषद, योग सूत्र का भी उसने पढ़ाई किया वहां बैठ के। और ऐसे हमारी शिक्षा नीति में भी ये बात की गई है। एक पैराग्राफ लिखा है आई थिंक इंट्रोडक्शन में 07, उसमें लिखा गया है कि द रिच हेरिटेज ऑफ एंशिएंट इंडियन नॉलेज हैज बीन ए गाइडिंग लाइट फॉर द पॉलिसी। सो पूरी पॉलिसी में उसको ध्यान में रखा गया है। द एम ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया वाज नॉट जस्ट एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एज द प्रिपरेशन ऑफ लाइफ इन दिस वर्ल्ड और लाइफ बियॉन्ड स्कूलिंग। स्कूल के बाहर भी होते हैं। मुकुल जी ने बहुत अच्छे से इलस्ट्रेशन दिया। तैरना, आप तैरने के लिए पूरे पूरे 50 पुस्तक पढ़ के पढ़ो नदी में या दरिया में, यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। दैट इज अ स्किल। और विदाउट स्कूलिंग, गांव में देखो, मेरे गांव में भी बच्चे गांव के तालाब थे, विदाउट एनी थ्योरी, विदाउट एनी थ्योराइजेशन दे हैव लर्न दिस। तो ये सबको यहाँ ज्यादा जोर दिया गया है। वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। वो भी बात की है कि हमारे पास तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी एंड द सेट ऑफ हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी, वहाँ ये सब था। ये हमारा है। मल्टीडिसिप्लिनरी शब्द जब आया, इंटरडिसिप्लिनरी शब्द आया, तो ये हमारे पास पुराने कितने साल पहले तो ये था। उसमें वी हैव प्रोड्यूस स्कॉलर्स आल्सो, चक्र, सुश्रुता, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, चाणक्य, पतंजलि, पाणिनि, ये सब हमारे थे। तो उसमें से हमें क्या सीखना है, दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। ये सबको करके हमें ये मल्टीडिसिप्लिनरी बात करना है। बट उसमें ज्यादा से ज्यादा बात क्या है कि भाई ये जो कंटेंट है हमारे पास, ये कंटेंट की व्हाट विल बी द वैलिडिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द कंटेंट। मैंने भी बोला कि भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बोला, पर कहाँ बोला, आई शुड प्रूव इट कि भाई ये कोई ग्रंथ है, वहां उसने लिखा है, ये बात की गई है, देन इट बिकम्स ए वैलिड एंड सिग्निफिकेंट। सो जो भी कंटेंट हमारे पास है उसकी वैलिडिटी और सिग्निफिकेंस होना चाहिए। दैट इज पॉइंट नंबर 1। सेकंड थिंग इज जो भी कंटेंट है पाठ्यक्रम में, तो दैट शुड बी कंसिस्टेंट विद द सोशल रियलिटीज। उसका हमारी सोशल रियलिटी से संबंध होना चाहिए। कानिटकर जी ने पूरा का पूरा जो शादी ब्याह और जो हमारी परंपरा थे उसके बारे में बात की। वो बताया कि देयर इज ए लॉजिक बिहाइंड देट, बट दैट लॉजिक हैज टू बी एक्सप्लेन। सो सेकंड पॉइंट इज कंसिस्टेंसी विद द सोशल रियलिटीज। हमारी जो सोशल रियलिटीज है, परंपराएं हैं, उसके साथ उसका संबंध होना चाहिए। फिर कहाँ क्या पढ़ाया जाए, भाई आप क्लास 1 में क्या पढ़ाया जाए, सेकेंडरी में क्या पढ़ाया जाए, डिग्री कॉलेज में क्या पढ़ाया जाए, अनुस्नातक शिक्षा में क्या पढ़ाया जाए। तो बैलेंस एंड डेप्थ, बैलेंस बिटवीन ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ द एक्सपीरियंसेस। बच्चों क्या क्या पढ़ सकेंगे, उसके वोकैबुलरी कहाँ तक है, वो ध्यान में रख के, वो आज तक ठीक से नहीं होता है। कहीं गुजराती हिंदी की टेक्स्ट बुक बनती है तो वहां जो बैठे हुए लोग होते हैं वो अपना कहीं एक आध चैप्टर उसमें डाल देते हैं। उसमें क्या आया, दैट वी नेवर बॉदर, वो वी नेवर बॉदर बिटवीन द ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ द एक्सपीरियंसेस। सो एक काम शिक्षक को करना है, जो करिकुलम बताता है उसको भी ये काम करना है। then we must have a wide range of experiences and objectives. कानिटकर जी ने बताया कि भाई ब्लूम टैक्सोनॉमी, सो ब्लूम टैक्सोनॉमी में से भी हमें सीखना है कि कहाँ तक ले जाना है। सो द वाइड रेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड एडेप्टेबिलिटी ऑफ द एक्सपीरियंसेस। सो बच्चे को ऐसा एक्सपीरियंस दो, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, दैट इज ऑल्सो पॉइंट नंबर 5। एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टू द नीड्स ऑफ द लर्नर्स। हमारे लर्नर के तो नीड्स की बात हम सोचते ही नहीं है, कोई ऐसा एप्टीट्यूड की बात चलती नहीं है आजकल। जो भी इंटेलिजेंस टेस्ट है, बिनेट का इंटेलिजेंस टेस्ट है, ऑफ लेट वी स्टार्टेड विद इमोशनल कोशेंट। इमोशनल कोशेंट का टेस्ट तो मैंने काफी देखा, दैट इज फुल ऑफ सोशल डिजायरेबिलिटी। आप क्या मानेंगे, वही वो अध्यापक कभी 3 घंटा क्लास में नहीं जाता है, 3 घंटा यूनिवर्सिटी में नहीं जाता है, उसको भी पूछो, आई टीच रेगुलरली, strongly agree, I conduct my classes very sincerely, all these things we are writing। तो ये सोशल डिजायरेबिलिटी से दूर नहीं, तो सोशल डिजायरेबिलिटी एटेस्ट में आ जाती है। तो हमारी भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उसमें ये बातें करनी चाहिए। और सो कैसे करना चाहिए, उसके लिए मैंने जो 4-5 पॉइंट बताए कि भाई वैलिडिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द कंटेंट भी होना चाहिए, अदरवाइज लोग चैलेंज करेंगे, पूछेंगे आपको, राइट। कंसिस्टेंसी विद द सोशल रियलिटी, वो रियलिटीज तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है हमारे
भावनगर के गिजुबाई बदेका था, उसने लिखा था, दीवा स्वप्न नाम का बुक लिखा। पूरा का पूरा चिंतन कैसे करना। बेसिकली तो वो वकालत कर रहे थे, वकालत छोड़ के वो क्लासरूम चले गए। पहले दिन बहुत अच्छे से पढ़ाया, फिर भी देयर वाज नो सेटिस्फेक्शन, ही वाज नॉट सेटिस्फाइड, बच्चे भी सेटिस्फाइड नहीं थे। वही क्लासरूम में बैठे रहे शाम को और पॉइंट्स लिखे कि मैंने आज क्या किया, नंबर 1 2 3 4 5 6। उसको बेचारे को डांट दिया, उसको कुछ पनिशमेंट दे दी। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट उसने जो किया, उसके सामने उसने क्या, मुझे क्या करना चाहिए था, व्हाट आई वाज सपोज्ड टू डू, तो वो भी उसने अच्छी तरह से किया। एंड फ्रॉम दैट होल नाइट सो नहीं पाए, और दूसरे दिन स्टोरी टेलिंग अप्रोच का उसने जिक्र किया और स्टोरी टेलिंग अप्रोच शुरू कर दिया। दूसरे दिन स्टोरी से समाज विद्या पढ़ाना शुरू कर दिया। एंड क्लास वाज सो हैप्पी। जब छुट्टी हुई तो बोले कि रिसेस में चले जाओ, बच्चे बोले नहीं, यू कंटिन्यू विद द स्टोरी, आप स्टोरी को लगे रहिए। दैट वाज द थिंग। वो स्टोरी टेलिंग भी हमारा नहीं हुआ। बाकी स्टोरी टेलिंग से इतना पंचतंत्र की स्टोरी, ये जो फाउंडेशन की बात है 5 साल की, वहां ये जो किया जाए तो दैट विल बी वेरी बेस्ट। बट उसके लिए टीचर ट्रेनिंग, जो टीचर एजुकेशन है, उसको भी बहुत ठीक ढंग से हमें करना होगा, बिकॉज करिकुलम डेवलपमेंट इज द एंटायर प्रोसेस। वहां यू हैव टू थिंक ऑफ large and very extensive learning experiences, then only we will be able to do. तो ये थोड़ी बात करने से सो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी भी लोग पूछते हैं क्या हुआ, क्या करना चाहिए। तो अभी भी वी आर वेटिंग फॉर द गाइडलाइंस, और कई जगह जैसे जैसे नियम आ जाते हैं वो करना चाहिए। तो ये करिकुलम ट्रांजैक्शन का पार्ट है। उसमें जो बताया मुकुल जी ने कि भाई नीति पाठ्यक्रम संरचना, वो भी बहुत ध्यान से हमें करना होगा, पेडागोजी को भी सोचना होगा। उसमें जो भारतीयकरण है वो होना चाहिए। बाकी सब बातें, ये चर्चा संवाद तो था ही था, सेमिनार कहीं पर्दे से नहीं आए, वो तो हम संवाद करते थे। तो वो संवाद करके हमें आगे चलना चाहिए। और जो भी परंपरा है, वो जो भी इलस्ट्रेशन है, दैट वी शुड बोरो फ्रॉम हमारे गीता से, फ्रॉम हमारे महाभारत से, उपनिषद से, रामायण से, वो ढूंढ के निकालना चाहिए। और लैंग्वेज में भी ये सब स्टोरी, और ऐसा लैंग्वेज में भी ऐसा रिलेशन रखो। यू कैन कीप वन लेसन ऑन विवेकानंद आल्सो। बाकी विवेकानंद भी साथ में पढ़ेंगे, उसके जो ग्रामर पॉइंट है, स्ट्रक्चर पॉइंट है, वो भी पढ़ते जाएंगे। बट उसके लिए अगेन टीचर्स को, टीचर एजुकेशन हैज टू प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल। तो इफ वी डू दैट, आई थिंक ये पॉलिसी हम ठीक से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, पुनः नालंदा और तक्षशिला को जीवंत कर सकेंगे। उसके लिए वो हिसाब से हमें कुलगुरु भी ढूंढने पड़ेंगे, उस हिसाब से हमारी टीचर ट्रेनिंग भी होगी। तो आई थिंक दैट्स ए प्लस। सेमिनार जो भी हमारी श्रृंखला में किया, तो बहुत अच्छे से एक लोगों को समझ में आया कि क्या करना है। क्रेडिट ट्रांसफर की भी बात हुई, क्रेडिट एक्यूमुलेशन की बात हुई, क्रेडिट बैंक भी आएगी। ये सब के लिए अभी म्यूजिक भी पढ़ पाओगे और साथ में मैथ्स भी पढ़ पाओगे, वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी आएगी। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। एक एक शब्द पर पूरा का पूरा रिपोर्ट बनेगा। क्रेडिट बैंक तो एक रिपोर्ट बनेगा, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एक रिपोर्ट बनेगा। तो ये सब हमें करना है। वाटर हार्वेस्टिंग की परंपरा भी हमें बच्चों को सिखानी होगी, हाउ टू सेव द वाटर, हाउ टू सेव द इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हमें करना है। और टाइम बहुत कम है। टारगेट्स भी दिए हैं कि 2035 में क्या करना है, 2040 में सब मल्टीडिसिप्लिनरी हो जाएगी। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर। एंड जो भी आज चर्चा हुई, उसको चर्चा को आगे बढ़ाते रहिए और देखो कि क्या क्या परिवर्तन हम कर पाते हैं। एंड वी हैव ए ग्रेट रोल बिकॉज वी आर द टीचर एजुकेटर। तो आई एम नॉट इन द सिस्टम, बट हमें ये काम करना है, टीचर ट्रेनिंग। इट इज नॉट दैट कि स्कूल में ही टीचर ट्रेनिंग की बात है। वो अध्यापकों का भी जो इंडक्शन प्रोग्राम, द वे इट इज रन नाउअडेज, एटलीस्ट आई एम नॉट हैप्पी। ये सब जगह ये बातों को, भारतीय परंपरा को और हमारी जो परंपरा है उसको लेके जाना चाहिए। वो करेंगे सब साथ में बैठ के, तो आई थिंक देयर इज नथिंग डिफिकल्ट। सो विद दिस मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। और प्रोफेसर हरेंद्र सिंह ने आज जो ये मौका दिया, उसके लिए मैं उसका भी धन्यवाद प्रदर्शित करता हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर आर जी कोठारी जी। आपने अपने आशीर्वाद रूपी वचनों से हम सबको अनुग्रहित किया और बहुत कम समय में सब कुछ समराइज करके माननीय मुकुल कानिटकर जी का वक्तव्य भी और माननीय आलोक चक्रवाल जी का वक्तव्य भी, और जो शिक्षा नीति में क्या है, कैसे कर्म को करना है, क्या होना चाहिए,
उस सबको जितने अच्छे ढंग से आपने समराइज करके किया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मित्रों, परंपरागत भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का अच्छा सामंजस्य इस नवीन शिक्षा नीति में हम लोगों को दिखाई देता है। ई पाठ्यक्रम भी क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे, वर्चुअल लैब भी विकसित की जा रही हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार एक टेक्नोलॉजी फोरम भी गठित करने की बात कही गई है, और प्राइमरी एजुकेशन के बाद से ही व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को जोड़ने की बात इस शिक्षा नीति में है। बच्चों के जो रिपोर्ट कार्ड होंगे उसमें लाइफ स्किल को भी जोड़ने की बात हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है। ये सारी बातें ऐसी हैं जो हमको हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ती हैं, और इसमें बच्चों से लाइफ स्किल का भी इससे विकास होगा। और कहीं ना कहीं जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये हमारे जो छात्र हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको जो पहले से वो रटंत विद्या चलती आई है उससे बाहर निकालकर एक ज्ञान की दुनिया में प्रवेश कराएंगे, विजडम की दुनिया में प्रवेश कराने की बात इसमें कही गई। और जो इसका शिक्षा के सैद्धांतिक पक्षों से अधिक हमने इस शिक्षा नीति में जो देखा है वो व्यावहारिक पक्षों पर बल ज्यादा दिया गया है। और इस शिक्षा नीति से 2030 तक जो जितने भी बच्चे हैं, हर बच्चे के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई है। विद्यालय शिक्षा से निकालने के बाद बच्चे के पास कम से कम कोई ऐसी लाइफ स्किल तो होगी जिससे वो अपने रोजगार को पा सकेगा, अपनी जीवन वृत्ति कर सकेगा। वो जिस क्षेत्र में भी कम से कम जाना चाहेगा वह वहां जाके काम कर सकेगा। शिक्षकों का सम्यक प्रशिक्षण भी किसी शिक्षा व्यवस्था का अहम हिस्सा होता है, और इस शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता पर भी बहुत ही गंभीरता के साथ विचार करके निर्णय लिए गए हैं। और अगर हम नट शेल में कहें तो कह सकते हैं कि जो हमारी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके माध्यम से भारत की शिक्षा में भारतीयता का सही अर्थों में प्रादुर्भाव हो गया है। सैद्धांतिक और व्यावहारिक शिक्षा के मध्य, भौतिकता और आध्यात्मिकता के मध्य, परंपरागत मूल्यबोध और आधुनिक तकनीक के मध्य समन्वय की एक सुंदर चेष्टा इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देखी जा सकती है। और आवश्यकता अब इस बात की है कि इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सम्यक तरीके से व्यावहारिक धरातल पर हम कैसे उतार सकते हैं। तो आज की इस पर चर्चा को मैं यहीं विराम देते हुए अब मैं इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय श्री मुकुल कानिटकर जी का, कि उन्होंने अपने इतने व्यस्ततम समय में से हम लोगों के लिए समय निकाला और इस वेबिनार को सफल बनाया, और हमें और श्रोताओं को और दर्शकों को उनको सुनने का मौका मिला। हम मतलब लोग बहुत आतुर थे बहुत दिनों से कि उनको सुने। बीच में कोरोना काल आ गया था, पहले सेमिनार्स होती थी वहां जाते थे, अब उनकी व्यस्तता भी बढ़ गई है, लेकिन उन्होंने हमको समय दिया। उनका बहुत बहुत आभार। माननीय मुकुल कानिटकर जी भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मित्र प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल जी ने जब से कुलपति पद का कार्यभार ग्रहण किया है तब से वो बहुत व्यस्त रहने लगे हैं, उनको समय नहीं होता। वो लगातार लगे रहते हैं कि विश्वविद्यालय को किस तरह से आगे बढ़ाएं, उनको भी समय नहीं होता, लेकिन उन्होंने मेरे एक ही आग्रह पर अपना समय हमको दिया। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे अभिभावक स्वरूप श्री रमेश चंद्र जी कोठारी जी को तो मैं क्या धन्यवाद अदा करूं, वो तो हमारे पिता तुल्य हैं, बुजुर्ग हैं, और उनके आशीर्वाद के बिना तो, उनकी अध्यक्षता के बिना तो ये संभव होना मुश्किल था। तो मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जैसे ही मैंने उनसे संपर्क किया उन्होंने तुरंत ही मुझे अपना समय दिया और कहा कि आप इसे कीजिए। बाप का बहुत बहुत आभार। और ये जो सारा आयोजन है, इसके पीछे जो मूल में होते हैं हमारे माननीय कृपा शंकर जी भाई साहब, उन्होंने जिसकी रचना की और मुझे आदेशित किया, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। और हमारे प्रेरणा संवाद, प्रेरणा और केशव संवाद और प्रेरणा मीडिया की जो टीम है सारी की सारी, जो पर्दे के पीछे रह के काम करती है, धीरज जी, दिनेश जी, वीरेंद्र जी, उनका भी बहुत बहुत आभार। और सबसे ज्यादा आभार उन दर्शकों का और श्रोताओं का जिन्होंने हमें धैर्यपूर्वक सुना। और अब मैं कार्यक्रम को पर्दे के पीछे रह के जो ये काम इन्होंने हमारी टीम ने किया है, इन सबका भी हार्दिक आभार। और साथ ही साथ मैं अब आभार के साथ साथ इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए कल्याण मंत्र से कार्यक्रम का समापन करूंगा। आप सभी लोग जो है कार्य उसका श्रवण करेंगे, मैं उसको तो बोलूंगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी का बहुत बहुत आभार।